good morning to all of you. Today we are doing chapter number 16, previous water. हमने कहाँ तक पढ़ लिया था क्लास 6 में? अंडरग्राउंड वाटर और सबसॉइल वाटर, है ना? तो आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, ठीक है? इन नेचर वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स, ठीक है? वाटर जो है थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, मतलब पानी की तीन तरह की स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? एक तो स्नो जो कि सॉलिड में है ना, लिक्विड में कौन सी है? वाटर। और गैस में कौन सी है? स्टीम। ठीक है, गैस में कौन सी है? स्टीम। लिक्विड में है जैसे रेन हो गई, पानी हो गया। स्नो सॉलिड में है स्नो। ठीक है। वी कैन हीट आइस टू गेट लिक्विड वाटर। अगर हमें आइस से वाटर में आना है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में आना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल इसे हीट करेंगे जिससे कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें स्टीम बनानी है वाटर की, तो हम वाटर को हीट करेंगे जिससे कि अपनी नेक्स्ट स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? नाउ इफ वी कूल स्टीम इट्स चेंजेस बैक टू वाटर एंड वाटर बिकम्स आइस ऑन कूलिंग। अगर हम स्टीम को कूलिंग देंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर हम वाटर को कूलिंग देंगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना? अगर हमें इधर वाली साइड अगर हम स्टीम से लेके वाटर से आइस में जाते हैं तो हम कूलिंग करते हैं, आइस से वाटर, वाटर से स्टीम जाते हैं तो हीटिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द कन्वर्सेशन ऑफ अ लिक्विड टू इट्स वेपर इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। अब देखो इवेपोरेशन क्या होती है? अगर लिक्विड को हम हीट करके, मतलब अगर हम लिक्विड को गर्म करके वेपर्स में कन्वर्ट कर दें, मतलब कि जैसे कि पानी है, हमने उसको गर्म किया, वो क्या हो गया? वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, है ना? स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या हो गया? उसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया, लिक्विड से गैसीय स्टेट में चला गया, जिसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लीव वाटर इन एन अनकवर्ड वेसल, अगर हम अनकवर्ड वेसल में वाटर को छोड़ दें इन द सन, धूप में, on a summer afternoon, you will find after a few hours that the level of water in the vessel decrease। अगर हम मान लो धूप है बहुत तेज और हमने एक गिलास में पानी रख के छत पे रख दिया धूप में, और हमने थोड़ी देर बाद आकर देखा कि उसमें पानी का जो लेवल था वो कम हो गया है। दिस इज बिकॉज अ लॉट ऑफ इट्स हैज escaped into the air। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि काफ़ी सारा जो वाटर था वो एयर में एस्केप होने लग गया, मतलब एयर में वेपराइज्ड हो गया, मतलब उसकी भाप बन के वो हवा में मिक्स हो गया। इसलिए हमें लगा, इसीलिए हमें उसमें क्या दिखा कि वाटर जो है काफ़ी सारा वो कम हो गया, वो डिक्रीज हो गया। सो वी थिंक दैट द वाटर हैज़ डिसअपियर्ड। हमने सोचा कि वाटर तो कहीं गायब हो गया, है ना? क्योंकि असल में क्या हुआ कि वो इवेपोरेट हो गया हवा में। ठीक है। वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस इन द सन और शेडेड। जितने भी सरफेस हैं जो कि सन के एरिया में आते हैं, जितने में भी धूप पड़ती है वहाँ से वो वाटर जो है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। अब देखो, प्लांट्स के भी जो वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द ग्राउंड थ्रो देयर रूट्स। अब देखो, प्लांट्स को वाटर कहाँ से मिलता है? उनकी रूट से, है ना? उनकी रूट से वो अपना वाटर जो है जमीन से लेते हैं। दे यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर प्रिपेयर देयर फूड। वो वाटर को किस लिए यूज करते हैं? अपना फूड बनाने के लिए। सम वाटर इज रिटेन्ड बाय डिफरेंट पार्ट द ऑफ द प्लांट्स। कुछ वाटर जो है वो प्लांट्स के अलग अलग हिस्से में चला जाता है। हाउएवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इनटू एयर। और काफ़ी ज़्यादा जो हिस्सा है पानी का, वो जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं उनसे हवा में इवेपोरेट होता है। मतलब जो ये पत्तियां हैं ना, इनसे क्या हो रहा है? पानी इवेपोरेट हो रहा है, मतलब यहाँ से भी पानी जो है वेपराइज हो रहा है, निकल रहा है यहाँ से हवा में पानी। ठीक है। आगे है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पत्तियों से पानी का इवेपोरेट होना, उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है। वाटर डिसअपियर्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन बोथ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन।
जो वाटर है वो डिसअपियर होता है दोनों फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में भी और इवेपोरेशन के फॉर्म में भी। इवेपोरेशन अकर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर सोर्स और लिविंग टिश्यू, while transpiration occur from the tiny openings present on the lower surface of leaves। जो ट्रांसपिरेशन होती है वो लीव्स की वजह से होती है, लीव्स के सरफेस से पानी का इवेपोरेट होना, और जो इवेपोरेशन है वो टिश्यूज, लिविंग टिश्यूज से भी हो सकती है और कोई कोई वाटर सोर्स से भी इवेपोरेशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसपिरेशन है वो पत्तियों से ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Formation of cloud. Evaporation and condensation of water take place on a very large scale। जो evaporation और condensation है, ठीक है, of a water take place on a very large scale, बहुत ज़्यादा स्केल पे होती है on the surface of earth। अर्थ और इसके एटमॉस्फेयर में जो कंडेंसेशन है और इवेपोरेशन है दोनों ही बहुत लार्ज स्केल पे होती हैं। दिस प्रोसेस प्ले अ की रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेन। और ये सबसे ज़्यादा, ये जो प्रोसेस है ये एक की रोल है किसके, बादलों के बनने में भी और बारिश के होने में भी। वाटर फ्रॉम ओशन, सीज, रिवर, पॉन्ड्स, लाइव टिश्यूज ऑफ प्लांट एक्सेट्रा अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द सनलाइट एंड एवापोरेट। अब देखो जितने भी ओशियंस हैं, मतलब जितने समुद्र हैं, नदियां हैं, पॉन्ड्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं प्लांट्स के, वो क्या करते हैं, सनलाइट से हीट को अब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर और फिर इवेपोरेट होते हैं। इवेपोरेट का मतलब बताया था ना, पानी का वेपर्स में कन्वर्ट होना। द वाटर वेपर मूव्स अप एंड गेट मिक्सड विद एयर। और वाटर वेपर जो हवा में जाते हैं वो क्या करते हैं, हवा में जाते ही मिक्स हो जाते हैं हवा में। ड्यूरिंग ब्रीथिंग आउट, जैसे ही हम अपनी सांस बाहर छोड़ते हैं, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज एक्सेल्ड। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बाहर निकलता है हमारी सांस से, जैसे ही हम सांस को छोड़ते हैं। और एनिमल्स की बात करें तब भी, ह्यूमन बॉडीज की बात करें तब भी, और प्लांट से भी, जैसे ही वो हवा, जैसे ही वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्सेल, मतलब बाहर निकलता है लार्ज लार्ज अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओहो, यहाँ से पढ़ो। एटमॉस्फेयर टेकिंग वाटर वेपर विद इट एज द एयर राइजेज अप। अब देखो, जब भी बहुत तेज धूप पड़ती है ना, जब बहुत तेज धूप पड़ती है अर्थ के सरफेस पे, तो क्या होती है, वहाँ की हवा जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। जो भी सरफेस के आसपास हवा है ना अर्थ के, वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही हवा गर्म होती है, जैसे ही हवा जो है गर्म होती है वो ऊपर उठने लग जाती है, बादलों की तरफ ऊपर उठने जाती है, ठीक है। इट बिगेन्स टू कूल, क्योंकि वो ठंडी होना चाहती है, इसलिए वो गर्म हवा जो है, जो सनलाइट की वजह से गर्म हो गई है, वो बादलों की तरफ ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर जाती है, ठीक है। द वाटर वेपर कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म मिलियन ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और जितने भी वाटर वेपर जो कंडेंस हो चुके हैं, डस्ट पार्टिकल, अब देखो एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो जैसे ही वाटर वेपर ऊपर उठते हैं तो वो क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स पे बैठ जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स पे बैठने से अब देखो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। एटमॉस्फेयर में कितने मिलियंस ऑफ वाटर वेपर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ। और यही क्या करती हैं, और ये क्या होते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर्स क्या होते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। दीज ड्रॉपलेट्स आर सो फाइन दैट दे रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर। वो इतने छोटे होते हैं, वाटर वेपर्स इतने छोटे होते हैं कि वो हमेशा हवा में रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं। द क्लस्टर ऑफ दीज टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फ्लोटिंग इन द एयर अपीयर एज क्लाउड। और जो ये इनका जो, अगर हम काफ़ी सारे ड्रॉपलेट्स आ जाएं, काफ़ी सारे टाइनी ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होकर क्लाउड फॉर्म करते हैं। क्लाउड मीन्स बादल, ठीक है। अब जो जब ज़्यादा बादल आ जाते हैं, तो वहाँ से बारिश होने लग जाती है ना। तो ये बादल क्या होते हैं, ये छोटे छोटे वाटर वेपर्स के, छोटे छोटे वाटर वेपर जो हवा में तैर रहे हैं, ये उन्हीं की फॉर्म लिए हुए होते हैं, ये जो बादल होते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑफ वाटर बैक टू द अर्थ। अब वाटर जो है, पानी, पानी जो है अर्थ पे वापस कैसे आता है। द वाटर विच हैड एस्केप्ड फ्रॉम द अर्थ, वो वाला वो पानी जिसने अर्थ से एस्केप किया, मतलब अर्थ से ऊपर उठा, एज वेपर, वेपर के, वेपर जैसे, रिटर्न टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। अब देखो जो भी पानी जो है इवेपोरेट होकर हवा में चला गया, अब वो अर्थ पर वापस कैसे आता है, रेन की वजह से। जब बारिश होती है तो काफी सारा पानी जो है ऊपर से नीचे गिरता है ना। और जब स्नोफॉल होती है तब भी काफी सारी स्नो जो है वो बादलों से नीचे गिरती है। और हेल, ठीक है,
when the small droplets join together to form bigger droplets, जब छोटी छोटी पानी की बूंदें आपस में टकराकर बड़ी बूंदें बन जाती हैं पानी की, तो वो नीचे गिरने लग जाती है। जब वो हैवी हो जाती है ना छोटी छोटी पानी की बूंदें मिलकर, तो वो नीचे गिरने लग जाती है, जिसको हम रेन बोलते हैं, है ना। बारिश होने लग जाती है, मोटी मोटी बूंदें आती हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ये नाम याद रखना। इफ इट इज वेरी कोल्ड, आइस क्रिस्टल कुड ऑल्सो फॉर्म विच फॉल डाउन एज स्नोफ्लेक्स। जब जब हमारी जो बिगर ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, जिससे कि वो स्नो बन जाती है, और वो जैसे स्नो बनती है वो भारी हो जाती है और नीचे गिरने लगती है, जिसको हम हमें लगता है कि स्नो गिर रही है। ठीक है। इफ द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स passes थ्रू अ कोल्ड रीजन, अगर जो रेन जो है ठंडे इलाके से गुजरती है, ठीक है, दे बिकम सॉलिड आइस बॉल्स कॉल्ड हेल। हेल मीन्स होता है वो जो तुम बोलते हो ना, अ, जब गिरते हैं ओले, ओले गिरना। ठीक है, जब भी रेन जो है वो किसी ठंडे इलाके से गुजरती है, जब बादल बारिश वाले किसी ठंडे इलाके से गुजरते हैं, तो पानी की जो बूंदें होती हैं वो जम जाती हैं, और जब वो नीचे गिरती हैं हैवी होकर, तो हमें लगता है कि ओले पड़ रहे हैं, है ना। द रेन वाटर फॉल्स ऑन सीज। अब जो रेन वाटर जो समुद्र पे गिरता है, रिवर्स पे गिरता है, लेक्स पे गिरता है, पॉन्ड्स पर, स्ट्रीम्स पर, द रेन दैट फॉल्स ऑन लैंड फ्लोस इनटू रिवर। जो भी पानी जो है हमारा लैंड्स पे गिरता है, वो सारा पानी रिवर्स में आके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, स्ट्रीम्स में भी कलेक्ट इनटू लेक्स एंड पॉन्ड, और कुछ पानी जो है लेक्स में चला जाता है और कुछ पानी पॉन्ड्स में चला जाता है। द रिवर गो इनटू द सी एंड ओशन, सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स डाउन इनटू द सोइल। और कुछ जो पानी है, कुछ तो नदियों में चला गया, रेन से आने वाला पानी, कुछ पॉन्ड्स में चला गया, और कुछ पानी क्या गया, सॉइल में चला गया, सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, जो कि पानी अंडरग्राउंड हो गया। ठीक है, सॉइल से गुजर कर अंडरग्राउंड हो गया। द अंडरग्राउंड वाटर, द ग्राउंड वाटर इज पम्प्ड आउट फॉर डोमेस्टिक। और जो ग्राउंड में चला जाता है पानी, जो बारिश का पानी जो नीचे चला गया है धरती में, वो क्या घरों के लिए पंप लगा के यूज कर लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको लगातार रीड करते रहना। ठीक है, आगे है वाटर साइकिल। अ साइकिल इज समथिंग दैट अकर्स रिपीटेडली इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अब देखो, कोई ऐसी साइकिल जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिपीट होती रहे, है ना। वाटर कॉन्स्टेंटली इवेपोरेट्स फ्रॉम द ओशियन। देखो, समुद्र से पानी क्या होता है, भाप बनकर ऊपर बादल बन जाते हैं, है ना। प्लांट्स गिव वाटर वेपर फ्रॉम देयर लीव्स। और प्लांट्स भी क्या करते हैं, उनकी अपनी जो पत्तियां होती हैं वहां से भी पानी जो है इवेपोरेट होता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स गिव आउट वाटर वेपर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। और एनिमल्स और ह्यूमंस कैसे पानी को वो मतलब कि पानी वो कैसे वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं, जब वो ब्रीथ आउट करते हैं, जब हम सांस को छोड़ते हैं, तो हमारी सांस में भी वाटर के छोटे छोटे वेपर्स जो होते हैं वो हवा में चले जाते हैं। ठीक है, द वाटर वेपर कंडेंस एंड कम बैक टू द अर्थ। और ये क्या होते हैं, वाटर वेपर्स ऊपर जाकर बादल बनते हैं, और बादलों से क्या होता है, बारिश होती है, वही बारिश बहकर नीचे नदियों में बह जाती है, फिर नदियां फिर से समुद्र में गिरती हैं, है ना। समुद्र से फिर से इवेपोरेशन होती है, फिर से बादल बनते हैं, फिर से बारिश होती है। तो ये एक साइकिल चलती रहती है वाटर की, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल इन नेचर। ठीक है, वाटर एज डिजास्टर। अब देखो, वाटर एक डिजास्टर भी है हमारे लिए। वो कैसे, वाटर इज essential फॉर आवर सर्वाइवल बट बोथ इट्स एक्सेस एंड इट्स शॉर्टेज आर हार्मफुल फॉर अस। अब देखो, ये तो हमारे लिए जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है पानी, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना, अगर मान लो कहीं बाढ़ आ जाए, फिर तो खतरनाक है ना। ठीक है, और या फिर ये बिल्कुल ही कम हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, हम किसी के पास पानी पीने के लिए ना बचे, तो भी ये हार्मफुल है ना। हार्मफुल है हमारे लिए। अगर बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ जाए तो बाढ़ आ जाएगी, अगर बिल्कुल कम हो जाए तो हम किसी के पास पानी पीने के लिए नहीं बचेगा। दे में कॉज नेचुरल डिजास्टर। अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है जैसे कि, तो वो एक नेचुरल डिजास्टर फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लड्स हो गया, बाढ़ आना, है ना, एंड ड्रॉफ, द एब्सेंस ऑफ रेन इन एन एरिया। ड्रॉफ मीन्स सूखा पड़ना। सूखा मतलब जहाँ पे कभी बारिश ही नहीं होती। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे कभी बारिश नहीं होती। द एब्सेंस ऑफ रेन इन एन एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम एडवर्सली अफेक्ट द सोइल। जब किसी जगह पर काफ़ी देर से कभी बारिश ही नहीं हुई, है ना, तो उस जगह पर मिट्टी क्या होती है, अपनी स्ट्रेंथ खो देती है, जिसमें प्लांट्स उग नहीं पाते, है ना।
तो वहाँ पर एनिमल्स भी जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि वहाँ पर तो पानी की इतनी कमी है, और ह्यूमंस तो होंगे ही नहीं वहाँ पर, है ना। द सोयल ऑफ द एट एरिया बिकम्स ड्राई। जो सोयल होती है, मतलब मिट्टी होती है उस एरिया की जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं पड़ती, वो बहुत सूखी होती है, जिससे कि प्लांट्स उस पर उग नहीं पाते, और प्लांट्स उगाएंगे तो उनको पानी कहाँ से मिलेगा अगर मिट्टी ही सूखी है ना। ड्यू टू कंटिन्यूस इवेपोरेशन, क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे मिट्टी बिल्कुल ही सूख जाती है। ठीक है, आगे देखो, ये केस स्टडी है वैसे। इन अवर कंट्री सम पार्ट्स ऑफ स्टेट्स सच एज राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। अब देखो हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आर स्पेशली प्रोन टू ड्रॉट। अब देखो ये स्पेशली कैसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम बारिश। ठीक है, दिस इज बिकॉज द मानसून winds lose most of their moisture by the time दे रीच दिस प्लेसेस। जब भी बादल यहाँ पे पहुँचते हैं तो उनमें जो मॉइस्चर है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है, मतलब कि वो जब तक यहाँ इन इलाकों तक पहुँचते हैं तब तक वो बरस चुके होते हैं, उनमें कोई पानी नहीं होता, तो वो यहाँ पर बरस नहीं पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले जिस जगह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो वहाँ पे बरस चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, देयर फॉर देयर इज़ अ लिटल रेनफॉल। बहुत कम अगर होती है तो बहुत कम रेनफॉल होती है, इवन इन द ईयर इन विच मानसून इज नॉर्मल। ये मॉनसून में बिल्कुल थोड़ी सी बारिश होना वहाँ पर नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्रफ इफेक्ट्स ऑल ऑफ अस एज फॉलोस। अब देखो, जो पानी की शॉर्टेज हो जाती है उससे किस तरह से हमें फर्क पड़ता है, ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन। अब देखो जहाँ पे पानी नहीं होगा वहाँ पे खेती कैसी होगी, है ना। वहाँ पे खेती तो हम कर ही नहीं पाएंगे। ऑलरेडी स्नो सोन क्रॉप्स फेल टू ग्रो। जितनी भी उगी हुई होंगी वो ऑलरेडी ग्रो ही नहीं हो पाएंगी। अब देखो, ड्रॉ causes plants animal to wither away। अब देखो प्लांट्स और एनिमल को ये दूर कर देता है, मतलब वहाँ वो इलाके को छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर फॉल्स लीडिंग टू एक्यूट वाटर क्राइसिस। अब देखो लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिससे कि वाटर क्राइसिस हो जाता है। देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे कुछ लोग तो रहते नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ जाती है। प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज गो अप। और जितने भी प्राइसेस होते हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, है ना। माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन। अब देखो जितने भी लोग वहाँ रहते हैं उनको वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और प्राइसेस के चीज़ों के प्राइस बढ़ने की वजह से वहाँ पे उनको वो जगह छोड़नी पड़ती है। एडवर्सली अफेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। और ये नेचुरल एनवायरनमेंट को भी बहुत अफेक्ट डालता है। इरोजन ऑफ सॉइल बाय विंड टेक प्लेस। अब देखो यहाँ पे प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन भी होगा। सॉइल इरोजन का मतलब है मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। अब यहाँ पर प्लांट्स नहीं है तो मिट्टी तो ऐसे ही है ना। प्लांट्स होते तो उनकी रूट जो है मिट्टी को जकड़ के रखती है। अब यहाँ पर प्लांट्स नहीं है तो हवा जो है मिट्टी जो है हवा के साथ बहकर एक प्लेस से दूसरी जगह जाने लगती है, जिससे कि मिट्टी की भी यहाँ पर कमी होने लगती है, जिससे कि प्लांट्स तो वैसे भी नहीं उग पाएंगे। आगे है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हम वाटर को कंजर्व करके कैसे रख सकते हैं। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज डिकेइंग डे बाय डे। क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो डिक्लाइनिंग डे बाय डे, धीरे धीरे क्या है, कम होती जा रही है। वाटर की क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी, है ना। अब मोस्टली हम क्या देखते हैं, बहुत बॉटल्स में कई बार गंदा पानी भर के भी आ रहा होता है ना। टैप्स में गंदा पानी आता है। दिस इज ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। क्योंकि ह्यूमन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से वाटर की अवेलेबिलिटी, मतलब वाटर जो है हमारे लिए अवेलेबल होना भी बहुत मुश्किल हो गया है। द राइजिंग डिमांड ऑफ वाटर। अब जैसे कि वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है ह्यूमंस के लिए, सम मेजर शुड बी अंडरटेकन। तो हमें कुछ अंडरटेकन कुछ स्टेप्स जो है हमें इस गैप को कम करने के लिए उठाने चाहिए। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट वी कैन मेक इट लास्ट लॉन्गर इज कॉल्ड कंजर्वेशन। अगर हम इसको ध्यान से यूज़ करें, अपने पानी को ध्यान से यूज़ करें, तो हम इसको कंजर्व करके रख सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन मेथड हेल्प इन रिड्यूसिंग द
scarcity of water and help to save it for the future। अगर हम वाटर को कंजर्व करके रख सकते हैं, काफ़ी सारे मेथड है जो वाटर को कंजर्व करके रखते हैं ताकि हम इसको फ्यूचर के लिए भी सेव करके रख सकें। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ बताया हुआ है, prevent लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम टैप्स एंड पाइप्स। कई बार हम देखते हैं कि काफ़ी सारे पाइप्स और टैप्स जो है वो खुले रहते हैं, है ना, वहाँ से पानी लगातार बह रहा है और वो बह बह के नालियों में जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को होने से रोकना है। ठीक है, अपने टैप्स और पाइप्स को बंद रखना है, इनको फालतू नहीं बहने देना। प्रिवेंट ओवरफ्लो वाटर टैंक्स, जो हमें वो वाटर टैंक्स होते हैं उनका ओवरफ्लो भी हमें बहने से रोकना है। ठीक है, डू नॉट लीव द टैप रनिंग वाइल वॉशिंग डिशेज इन द किचन। कई बार क्या होता है कि हम डिशेस जो है किचन में वो धो रहे होते हैं और टैप चलती रहती है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें टैप को उतना ही यूज़ करना है जितनी हमें ज़रूरत है, और जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हमें उसे बंद करके रखना है। टर्न द टैप ऑफ, हमें टैप को बंद कर देना है। वैन नॉट इन यूज़, जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होगी हमें टैप को बंद कर देना है। स्पेशली वैन यूर ब्रश योर टीथ, जब ज़्यादातर जब हम अपने टीथ ब्रश करते हैं तो हम क्या करते हैं, टैप को खुला ही छोड़ देते हैं जब तक हम ब्रश कर रहे हैं टीथ, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें तब तक ही अपनी टैप ऑफ रखनी है, ऑन रखनी है जब हमें ज़रूरत होगी, बाकी टाइम पे हमें उसे बंद कर देना है। यूज़ अ बकेट एंड अ मग इंस्टेड ऑफ अ शावर बाथ, हम शावर बाथ को ना यूज़ करके बकेट और मग यूज़ करें बाथिंग के लिए, मतलब नहाने के लिए। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर थ्रू मीडिया एंड वॉल पोस्टर्स, अब हमें क्या करना है, वॉल पोस्टर्स और मीडिया के थ्रू हमें बाकी लोगों को भी इस बात से अवेयर करना है कि वाटर को कंजर्व करो, इसे ज़्यादा वेस्ट ना करो। ठीक है, नेक्स्ट, रेनफॉल हार्वेस्टिंग। जब अब देखो रेनफॉल हार्वेस्टिंग क्या है, मतलब जो भी पानी हमें रेन से मिलता है उसको कंजर्व करके रखना, मतलब उसको एक टैंकी में या फिर किसी चीज़ में, मतलब यू बाद ताकि वो बाद में यूज हो सके, उसके लिए उसको कंजर्व करके रखना। कलेक्टिंग रेनफॉल एंड स्टोरिंग इट फॉर अ लेटर यूज, हम क्या करते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे भी बता रखा है, यहाँ पे रेन हो रही है और यहाँ से एक पाइप जो है उसे एक टैंकी में भर रहा है ना। वो वाला पानी, बारिश का पानी जो है एक टैंकी में इकट्ठा हो रहा है ताकि हम बाद में जब हमें पानी की ज़रूरत हो हम इस टैंकी से यूज़ कर सकें। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब आगे क्या लिखा है, व्हाट इज़ वाटर पॉपुलेशन, इसमें कुछ बताना। इन रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर इज लेड टू एन अंडरग्राउंड, वही बात इन्होंने कही है कि हम क्या करते हैं कि ऊपर पाइप पाइप का सिस्टम्स लगा देते हैं ताकि जितनी भी बारिश का पानी आ रहा है वो बहकर पहले इस पाइप से होते हुए इस टंकी में इकट्ठा हो जाए ताकि हमें बाद में यूज हो सके। व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, वाटर pollution occurs when pollutants are discharged directly or indirectly into water bodies। जितनी भी वाटर बॉडीज है ना, जैसे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ओशियन है ना, और रिवर्स हैं, उसमें पोल्यूटेंट्स का पोल्यूटेंट्स का जमा होना, मतलब जितनी भी गंदगी है, पॉलीथीन है, जितनी भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सारा वेस्ट कहाँ पर इकट्ठा हो जाना, पानी में, जिससे कि पानी भी पीने लायक ना बचे। ठीक है, pollutants get into water mainly by human cause और फैक्टर्स, गार्बेज एंड हार्मफुल केमिकल्स पोल्यूट द वाटर, जितने भी गार्बेज है और हार्मफुल केमिकल्स हैं वो वाटर को पोल्यूट करते हैं, पानी को गंदा करते हैं। मेक इट अनफिट फॉर यूज़, ताकि इससे क्या होता है कि वो आगे यूज़ के लिए रहता ही नहीं है, ना तो हम वो पानी प्लांट्स को दे सकते हैं और ना ही एनिमल्स को। इन एंड अराउंड पोल्यूटेड वाटर में डाई और गेट इन्फेक्टेड, अगर कोई उस पोल्यूटेड वाटर को पी लेता है गलती से भी तो वो मर भी सकता है या फिर उसे इन्फेक्शन भी हो सकता है। ह्यूमन में कंज्यूम दीज इन्फेक्टेड प्लांट्स एंड वेजिटेबल एंड मे गेट डिसीजेज कॉज्ड बाय जर्म्स, अगर कोई भी ह्यूमन इसको उन प्लांट्स से आने वाली वेजिटेबल्स को यूज़ करता है जिन प्लांट्स पे हमने ये गंदा पानी दिया होगा, तो उसको तो ह्यूमंस को भी डिसीज हो सकती है कॉज्ड बाय द जर्म्स, पानी के जर्म्स से। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है, प्रीशियस वाटर। आप इसकी एक्सरसाइज फाइंड आउट करके देखना, अदरवाइज मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।